नमस्कार। हिंदी व्याकरण और साहित्य ये सिर्फ नियम और किताबें नहीं हैं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है। आज की इस चर्चा में हम छोटे छोटे वर्णों से लेकर महान साहित्य की रचना तक के सफर को डीकोड करने वाले हैं। रटने रटाने का काम तो स्कूल में ही छूट गया। आज हम इसके असली तर्क और ढांचे को समझेंगे। तो इस सफर में हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? हम शुरुआत करेंगे हिंदी वर्णमाला के रहस्यों से, फिर देखेंगे समास पहचानने के कुछ जबरदस्त शॉर्टकट्स। इसके बाद लिंग और विलोम शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे, वाक्यांश और कारक के नियम डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे हिंदी साहित्य के कुछ बेहद शानदार तथ्य। चलिए बिना किसी देरी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, हिंदी वर्णमाला के रहस्य यानी वर्णमाला को समझना। आखिर ये काम कैसे करती है? अक्सर लगता है कि अ, आ, ई बस कुछ अक्षरों का समूह ही तो है, लेकिन नहीं। वर्णमाला दरअसल देवनागरी लिपि में वर्णों या ध्वनियों का एक बेहद व्यवस्थित और वैज्ञानिक समूह है। ये भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जब ध्वनियों को एकदम सटीक क्रम में सजाया जाता है, तभी जाकर असली वर्णमाला तैयार होती है। अब इस नंबर 11 को ही ले लीजिए। हिंदी में ठीक 11 स्वर होते हैं, और ये कोई आम ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि भाषा की पूरी नींव है। हर शब्द, हर व्यंजन को उसकी असली आवाज और जान इन्हीं 11 स्वरों से मिलती है। ये समझ लीजिए कि ये भाषा के प्राण हैं। और स्वरों के बाद बारी आती है व्यंजनों की। हमारे पास बिल्कुल 33 व्यंजन हैं। ये 33 व्यंजन मिलकर उस पूरे ध्वन्यात्मक ढांचे को पूरा करते हैं जिस पर हमारी हिंदी भाषा की शानदार इमारत खड़ी है। अब इन्हें याद कैसे रखें? रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि आवाज मुंह के किस हिस्से से निकल रही है। जैसे च वर को ही देख लीजिए, बोलकर देखिए, आवाज सीधे तालू से आ रही है ना, इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। इसी तरह होठों से निकलने वाले ओष्ठ्य हो गए, है ना, एकदम तार्किक और मजेदार। चलिए, शब्दों के बनने का खेल समझ आ गया। अब दूसरे पड़ाव पर आते हैं, समास पहचानने के आसान तरीके। समास में महारत कैसे हासिल की जाए, आइए देखते हैं। समास सुनते ही अक्सर कंफ्यूजन होने लगता है, पर इस आसान सी टेबल से सब क्लियर हो जाएगा। अगर शब्द की शुरुआत में कोई उपसर्ग लगा है, तो मान लीजिए कि वो अव्ययी भाव है। और अगर शब्द किसी खूबी या विशेषता को बता रहा है, जैसे काली मिर्च में मिर्च का काला रंग, तो वो बिना किसी शक के कर्मधारय समास है। एकदम सिंपल। पर रुकिए, व्याकरण में थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब त्रिलोचन शब्द को ही ले लीजिए। त्रि यानी 3। संख्या देखकर तुरंत लगेगा कि ये तो द्विगु समास है, लेकिन यही असली ट्विस्ट है। त्रिलोचन का मतलब किसी तीसरे ही रूप से जुड़ता है, यानी साक्षात भगवान शिव। और जब भी कोई ऐसा विशेष अर्थ निकलता है, तो पुराने सारे नियम टूट जाते हैं और वो बहुव्रीहि समास बन जाता है। व्याकरण के इस सफर में अब हम तीसरे हिस्से में पहुंच गए हैं, लिंग और विलोम। और यहां हम खासकर उन अपवादों की बात करेंगे जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं। भाषा में अपवादों का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। अब पानी शब्द को ही देखिए। बोलने में एकदम स्त्रीलिंग जैसा लगता है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से पुल्लिंग है। हीटर भी पुल्लिंग है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ और बिजली जैसे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। एक और बड़ा ट्रैप है विलोम शब्दों का। अक्सर लगता है कि जो शब्द अलग अलग दिखते हैं वो पक्का एक दूसरे के उल्टे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब शुचि और पवित्र को ही लें, दोनों अलग शब्द हैं, पर दोनों का मतलब एक ही है, पावन। तो इनका असली विलोम शब्द तो एक ही होगा ना, अपवित्र। शब्दों की शक्ल पर नहीं, उनके अर्थ पर जाना है। कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जो बार बार सामने आते हैं, जैसे मधुर का उल्टा कर्कश, और जंगम यानी चलने फिरने वाला, जिसका उल्टा है स्थावर यानी अचल। और कभी कभी तो एक छोटा सा उपसर्ग पूरे शब्द की दुनिया ही बदल देता है। अथक का मतलब है जो कभी थके नहीं, और वहीं अकख का मतलब है जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वाक्यों के ढांचे की तरफ रुख करते हैं। हमारा चौथा पड़ाव है वाक्यांश और कारक के नियम, जहां हम कारक और अलंकारों को डीकोड करेंगे। वाक्यों को जोड़ने वाले इन 8 कारकों में से एक बड़ा ही खास नियम है संप्रदान कारक का। इसे ऐसे समझिए, जब भी कोई काम किसी और के लिए किया जाता है, तो वहां संप्रदान कारक एक्टिव हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ही है इसमें लगा के लिए शब्द। बड़ा ही बेसिक पर जरूरी नियम है। अब कविताओं में छुपे अलंकारों को पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं। बस
पैटर्न पकड़ना है। अगर कोई एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे चमक गई चपला चमचम में च, तो वो अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर पूरा का पूरा शब्द ही रिपीट हो जाए तो वो यमक बन जाता है। इतना आसान है इसे डिकोड करना। और हाँ, हिंदी की एक और खूबी है कि ये बहुत संक्षिप्त हो सकती है। लंबी चौड़ी बातों को सिर्फ एक शब्द में समेटने का जादू। मान लीजिए कोई रास्ता कांटों या संकटों से भरा है, इतना लंबा बोलने की जगह बस कह दीजिए कंटकाकीर्ण। या फिर कोई शख्स जो किसी दूसरे की जगह कुछ समय के लिए काम कर रहा हो, वो हो गया स्थानापन्न। कम शब्दों में बड़ी बात कहना ही तो कला है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर, हिंदी साहित्य के प्रमुख तथ्य, जहां हम इस भाषा के आइकॉन और छंदों की बात करेंगे। जरा साहित्य के इन महानायकों को देखिए, जिन्होंने भाषा को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महादेवी वर्मा जी, जिनकी रचनाएं इतनी गहरी हैं कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावाद के पितामह हैं। ये नाम सिर्फ लेखक नहीं हैं, ये हमारी भाषा के मील के पत्थर हैं। और क्या आपको लगता है कि कविताएं सिर्फ भावनाओं के बहाव में लिखी जाती हैं? जी नहीं, इनमें गजब की गणितीय सटीकता होती है, जिसे हम छंद कहते हैं। चौपाई को ही ले लीजिए, इसके हर एक चरण में एकदम सटीक 16 मात्राएं होनी ही चाहिए, और अंत में एक गुरु का आना जरूरी है। और सोरठा, वो तो दोहे का एकदम उल्टा होता है, एक एक मात्रा नपी तुली होती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर रुकते हैं। वो कौन सा छंद है जो बिल्कुल वहीं खत्म होता है जहां से वो शुरू हुआ था? है ना कमाल का सवाल? ये दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि इसमें पहेलियां हैं, बनावट है और एक अद्भुत सुंदरता है। इन सवालों के जवाब तलाशते रहिए और भाषा के इस अथाह सागर में गोते लगाते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।